नमस्कार। कक्षा 9 की एक बेहद ही खूबसूरत और देशभक्ति के जज्बे से भरी कविता भारती जय विजय करे के इस डिटेल्ड विश्लेषण में आपका स्वागत है। इसे लिखा है हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कविता की गहराई में उतरते हैं और इसके हर एक पहलू को समझते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल कोर आइडिया से। इस दमदार शुरुआती पंक्ति को ही ले लीजिए, भारती जय विजय करे। यहाँ कवि पूरे सच्चे मन से भारत की विजय और उसके गौरव की प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की भावना का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रतीक है। तो इस कविता पर पूरी तरह से पकड़ बनाने के लिए हम इस चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहले कवि परिचय, फिर कविता का मूल भाव, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और अलंकार, और आखिर में कुछ बेहद महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। भाग 1, कवि परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए सबसे पहले उन महान साहित्यिक हस्ती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिन्होंने ये जादुई शब्द रचे हैं। आपको पता है निराला जी के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान पूरी तरह से स्वाध्याय यानी खुद पढ़कर हासिल किया था। 1899 में जन्मे निराला जी आगे चलकर मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले पहले छायावादी कवि बने। अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता जैसी उनकी रचनाओं ने तो जैसे साहित्य जगत में इतिहास ही रच दिया। भाग 2, कविता का मूल भाव। अब आते हैं कविता के असली अर्थ पर। किसी भी कविता को समझने के लिए उसके पीछे की भावना को पकड़ना सबसे जरूरी होता है। सच कहूं तो ये कविता भारत का कोई साधारण सा वर्णन बिल्कुल नहीं है। ये देशभक्ति से लबरेज एक बेहद प्रेरणादायक रचना है। यहाँ कवि ने भारत को कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीती जागती चेतन सत्ता माना है, जिसकी जीत तय है। ये देश के प्रति एक असीम प्रेम का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। भाग 3, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य। अब जरा देखते हैं कि कैसे कवि ने भारत की भौगोलिक स्थिति को, उसकी ज्योग्राफी को एक साक्षात देवी के रूप में हमारे सामने पेश किया है। ये हिस्सा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। ये दिखाता है कि निराला जी का मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन कितना जीवंत है। जरा सोचिए, विशाल हिमालय को उन्होंने एक मुकुट बना दिया है, पवित्र गंगा नदी को सफेद मोतियों का हार। इतना ही नहीं, जो समुद्र है वो देश के चरण धोने वाला सेवक बन गया है, और हरे भरे जंगल भारत माता के सुंदर वस्त्र। क्या कमाल की कल्पना है ना? और इस पंक्ति पर जरा गौर करें, कनक शस्य कमल धरे। ये इमेजिनेशन का एक परफेक्ट नमूना है। ये भारत की समृद्ध खेती को दिखाता है, जहां फसलें सोने की तरह चमक रही हैं और देश ने अपने हाथों में पवित्र कमल धारण किया हुआ है। मतलब संपन्नता और पवित्रता दोनों एक साथ। भाग 4, काव्य सौंदर्य और अलंकार। चलिए अब थोड़ा कविता की टेक्निकल साइड में चलते हैं और उन खास अलंकारों को समझते हैं जो इन पंक्तियों में एक रिदम और विजुअल पावर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। ये मूल रूप से किसी खास व्यंजन ध्वनि का बार बार आना है। जब आप इसे जोर से पढ़ते हैं ना, तो एक ही अक्षर की ध्वनि बार बार आने से एक बहुत ही मधुर सी संगीतमय लय बनती है, बिल्कुल किसी गीत की तरह। वहीं दूसरी ओर रूपक अलंकार, ये एक सिंपल सी तुलना से एक कदम आगे की चीज है। ये एक डायरेक्ट मेटाफर है, जहां कवि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह देता है कि एक वस्तु पूरी तरह से दूसरी वस्तु ही है, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं बचता। इससे कविता में जो देवी का चित्र उभरता है वो और भी गहरा हो जाता है। तो यहाँ इस टेबल में जो मुख्य बात समझाई गई है वो ये है कि कैसे शतमुख शत्रवमुखरे में श वर्ण के बार बार आने से अनुप्रास अलंकार बनता है। और हाँ, दूसरी पंक्ति में बर्फ से ढके हिमालय को सचमुच का मुकुट मान लेना, ये रूपक अलंकार का एक बिल्कुल सटीक और सुंदर उदाहरण है। एग्जाम की तैयारी के नज़रिए से देखें तो समास को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कविता में जो समस्त पद आए हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा खोलकर देखें तो कनक शस्य का मतलब है कनक के समान शस्य, और कमल धरे का अर्थ है कमल को धारण करने वाली। इस तरह विग्रह कर लेने से ना शब्दों का अर्थ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। भाग 5, महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे थोड़ा पक्का कर लेते हैं।
हम सीधे सोर्स मटेरियल से कुछ ऐसे अभ्यास प्रश्न हल करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। आइए इस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ पर नजर डालते हैं। सवाल है कि भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से किसकी प्रशंसा की गई है। ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है। अगर लॉजिकली देखें तो इसका सही जवाब विकल्प ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी कविता में भारत की कृषि संपदा, ओंकार ध्वनि से जुड़ी उसकी आध्यात्मिक गहराई और गंगा तथा हिमालय जैसी नेचुरल ब्यूटी का ही तो जश्न मनाया गया है। मतलब ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता, ये तीनों ही इस कविता के पिलर्स हैं। अब यहाँ पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों से एक और थोड़ा डीप एनालिटिकल प्रश्न सामने आता है। सवाल है, मुकुट शुभ्र हिमतुषार पंक्ति में हिमालय को ही भारत का मुकुट क्यों बताया गया है? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। देखिए, अगर हम भारत को एक मानव शरीर के रूप में देखें तो हिमालय नेचुरली देश के एकदम टॉप पर यानी उत्तर में स्थित है। ऊपर से इसकी जो चमकती हुई सफेद बर्फ है और इसकी विशाल ऊंचाई है, वो एकदम एक रक्षक और राजसी मुकुट की तरह लगती है। तो हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं रहा, वो सीधे तौर पर देश के गौरव का प्रतीक बन गया। आइए एक और बेहतरीन प्रश्न देखते हैं। भारत के वस्त्रों में तरु तृण वनलता और गले में गंगा धारा को दिखाकर कवि किस तरह की चेतना का संदेश देना चाहते हैं? इन प्रतीकों को अगर हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करें तो समझ आता है कि निराला जी सिर्फ कोई सुंदर सी पेंटिंग नहीं बना रहे थे शब्दों से, बल्कि वो बहुत ही स्मार्टली हमारी पर्यावरणीय चेतना यानी एनवायरमेंटल अवेयरनेस को हमारे कल्चरल सम्मान के साथ जोड़ रहे हैं। प्रकृति को हमारी संस्कृति का हिस्सा मानकर उन्होंने दोनों का सम्मान करना सिखाया है। तो इस चर्चा को समेटने से पहले पाठ से ही निकले इस एक आखिरी विचार पर जरा गौर कीजिए। अगर हमारे आसपास का ये प्राकृतिक परिदृश्य, ये पेड़ पौधे, नदियां सच में स्वयं भारत माता का शरीर और उनके वस्त्र हैं, तो क्या उस पर्यावरण की रक्षा करना ही हमारी सबसे बड़ी, सबसे सच्ची देशभक्ति नहीं है? जरा सोचिएगा इस बारे में।